हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। चैप्टर को शुरू से करने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको नाम लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है समान और एक होता है क्या? अंतर। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन थे? एक समान और एक अंतर, यानी कि। और श्रेणी मतलब क्या होता है? लाइन, यानी रेखा, श्रृंखला, ठीक है। तो इसमें जो समांतर श्रेणियां होंगी, उसमें क्या होगी? समान अंतरें होंगी, ठीक है। और साथ में आपको समझ में आ गया कि समांतर में कौन कौन से शब्द है? समान और अंतर। और श्रेणी का अर्थ होता है क्या? लाइन, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दिया हुआ है 8,000, उसके बाद क्या दिया हुआ? 8,500, फिर क्या दिया हुआ है? 9,000। इसमें अंतर कितने कितने का आ रहा है? तो ये 8,000, उसके बाद 500 बढ़ा है, उसके बाद फिर ये कितना बढ़ा है? तो फिर से 500 ही बढ़ा है, यानी कि अंतर सबका क्या हो रहा है? समान है, ठीक है। अंतर क्या होते जा रहा है? समान। अगला दिया हुआ है क्या? कि 45, उसके बाद 43, फिर 41, 39। तो आप घटाते जाइए तो माइनस का 2 घटा है, फिर -2, फिर -2, -2, -2, -2। सब में क्या हुआ है? अलग अलग, मतलब एक ही अंतर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अंतर है आपको प्लस में भी देखने को मिलेंगे और माइनस में भी देखने को मिलेंगे, या फिर शून्य भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो श्रेणियां दी होती है, ठीक है, इसमें पहले वाले को, हर एक अंक को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, ठीक है। और पहले पद को क्या बोलेंगे? ए, प्रथम पद बोल सकते हैं। दूसरे वाले को द्वितीय पद, तीसरे वाले को तृतीय पद। ऐसे कर करके जितने भी पद दिए होंगे हम क्या करेंगे? उसका नाम दे देंगे। यानी पहले पे है तो प्रथम पद, द्वितीय पे तो द्वितीय पद, तृतीय पे तो तृतीय पद। अगर प्रथम पद द्वितीय पद आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे A1, यानी प्रथम पद को हम क्या लिखेंगे? A1। और A2 को क्या लिखेंगे? द्वितीय पद। A3 को क्या लिखेंगे? तृतीय पद। ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि प्रथम संख्या का सूची के प्रत्येक संख्या एक पद, यानी कि प्रत्येक संख्या को एक पद यानी टर्म कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्येक पद एक टर्म कहलाता है। तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी थी मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हैं क्या, कि जैसे कि एपी, इसको समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसका क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी संख्या की एक ऐसी सूची है, संख्या की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, यानी कि पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या होगी? एक निश्चित संख्या हम क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे, तो वो संख्या हमें क्या हो जाएगी? अगली संख्या प्राप्त होगी, लेकिन पहली संख्या को छोड़ के, ठीक है। आगे क्या है? यह निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। यह निश्चित संख्या ही क्या कहलाती है? सार्व अंतर कहलाती है। सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कह रहा है कि याद रखिए कि यह सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था गुणनखंड के बारे में, तो गुणनखंड का व्याप्त रूप हम लोग लिख रहे थे। जैसे एक बार समझ लीजिए यहाँ पे कि गुणनखंड का हम लोग व्याप्त रूप लिख रहे थे, तो कैसे लिख रहे थे? ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बटे में बराबर में क्या? 0। तो गुणनखंड का ये हमारा बहुपद का व्याप्त रूप, तो हम ऐसे ही लिख रहे थे द्विघात बहुपद का। उसी तरह हमको अगर एपी का जनरल रूप लिखना होगा, एपी का जनरल फॉर्म लिखना होगा, जनरल फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम जनरल फॉर्म इसका कैसे लिखते हैं? तो इसका आपको लिखना होगा तो ए लिख लीजिए, उसके बाद a प्लस डी लिख लीजिए, उसके बाद a प्लस 2d लिख लीजिए, उसके बाद a प्लस 3d लिख लीजिए। ऐसे आप करते करते आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये श्रेणी कभी कभी रुक भी जाती है और कभी कभी आगे बढ़ती चली जाती है। इसको और हम किस रूप से लिख सकते हैं? तो a का a ही लिखेंगे और a प्लस डी का a प्लस डी ही लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a प्लस 2d है तो इसको 2 बार d लिख सकते हैं, 2d मतलब 2 बार d, तो d प्लस डी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लिखना होगा तो a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर
अगर यहाँ पे आगे बढ़ाना होगा a+4d लिखना होगा, तो a+d+d+d+d इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम ये क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम पद को हम क्या कहेंगे, तो अब आप लोगों ने बोला है प्रथम पद को क्या कहेंगे, तो ए बोलेंगे। ए बोलिए या फिर A1 बोल लीजिए, ठीक है। ठीक, आप A1 भी लिख सकते हैं या फिर A भी लिख सकते हैं। उसी तरह द्वितीय पद को क्या लिखेंगे, द्वितीय पद को, तो द्वितीय पद को हम A2 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से तृतीय पद को क्या लिखेंगे, तृतीय पद को हम लिखेंगे A3। चतुर्थ पद को लिखना होगा तो चतुर्थ पद को हम लिखेंगे क्या, A4, ठीक है। ये सारी चीजें आगे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, इसको भी तो ए बोलते हैं प्रथम पद, इसको भी क्या बोलते हैं द्वितीय पद, इसको भी क्या बोलते हैं तृतीय पद, इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ पद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 को हम ए लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ। और A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+D लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। यहाँ पे फिर क्या है, तृतीय पद पे है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ। फिर A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे आप जल्दी से बताइए कि अगर आपको A6 लिखना होगा, तो A6 का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कौन सा पद है ये, तो जल्दी से बताइए कौन सा पद है। हाँ, ये कौन सा पद है, तो ये इसको पढ़ेंगे छठा पद कह दीजिए, छठा पद, ठीक है, छठा पद कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा डी के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, A+5D, एक माइनस करके लिख दीजिए, मतलब कि यहाँ पे 6 है तो डी एक तो लगा हुआ है और एक अंक लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है इसका जनरल लूप A, फिर A+D, फिर A+2D, A+3D, सारी चीजें बुक में दी हुई होती है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी है। आगे अंतिम पद को आपको क्या अगर ये जितने भी पद दिए गए हैं, ठीक है, सारे पदों को हम क्या बोलते हैं, एन बोल देते हैं। एन मतलब क्या, नंबर, ठीक है। और अंतिम पद रहेगा, अंतिम पद को क्या लिखेंगे, अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए सारे पद है, जितने भी पद है, तो पदों की संख्या लिखना होगा, तो पदों की संख्या हम लिख देंगे क्या, N, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। अब AN मतलब क्या होता है, अंतिम पद। N मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे पदों की संख्या। A बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे पहला पद, ठीक है। और D बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या, सार्व अंतर। ये हमारा चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। तो बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले 5.1 पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, पहले ये पढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो हम जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबकी स्थिति देखना है कि कौन से AP में है और क्यों है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, तो 8 रुपया। इसका मतलब क्या है कि आप ऑटो में बैठते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया देना होगा, 15 रुपया, ठीक है। और जैसे जैसे आप अगला किलोमीटर जाते जाएंगे तो वो कितना बढ़ते जाएगा, तो 8 रुपया बढ़ते जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ऑटो पे बैठा, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, ऑटो, यहाँ पे किलोमीटर में बांट देते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, फिर अगला 1 किलोमीटर, फिर अगला 1 किलोमीटर, फिर अगला 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर है। अब जैसे ही ऑटो पे बैठेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना रुपया देना होगा, हमें 15 रुपया देना होगा। लेकिन अब यहाँ से फिर अब हमको कहाँ आना है, यहाँ से यहाँ अगले यानी कि अगले किलोमीटर पे, तो 15 रुपया तो पहले हम लोग ने दे दिया है। अब कितना रुपया देना होगा, हमें 8 रुपया देना होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमें टोटल कितना रुपया लगेगा, तो बोलेंगे कितना, तो 15 रुपया। ऐसे भी नहीं लिखना है तो आप क्या लिख दे, यहाँ पे 8 रुपया लिख दीजिए। फिर वापस यहाँ से यहाँ आना होगा तो फिर हमें कितना देना होगा, 8 रुपया। फिर वापस आगे जाना होगा तो कितना देंगे, 8 रुपया, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि पहले बार हम जिसको पहले को क्या बोलते हैं, प्रथम पद क्या बोल सकते हैं, यानी पहला पद क्या लिखेंगे, ए। फिर दूसरा पद क्या लिखेंगे, दूसरा पद आ रहा है आपका A2, फिर तीसरा पद, वैसे करके क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हम 4 पदों तक लिख रहे हैं, ठीक है। और चौथा पद लिख देते हैं एक। चौथा पद क्या था,
A4, ठीक है। पहली बार आपने कितना रुपया दिया, 15 रुपया। अगली बार इसमें क्या होता है, 8 रुपया बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब आपको तो ये समझ में आ गया होगा क्या कि इसका सार्व अंतर कितना है, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि सार्व अंतर इसका कितना हो गया। तो आप बोलेंगे सार्व अंतर इसका D है, जो कि कितना है, 8 है, क्योंकि 8 रुपया वो अगली बार के लिए देते जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + D लिखेंगे। हाँ, तो A और A कितना था, 15, ठीक है, और D कितना है, 8। तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 23। ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, A + 2D ऐसे लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा 15 + 2 × 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। फिर यहाँ पे A + 3D हो गया। इसको लिखेंगे 15 + 3 × 8, ये हो जाएगा 24, और 24 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 15 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे अतः ये क्या हो जाएगा, AP में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर हमेशा क्या रहा है, बराबर। अगर AP लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A1, फिर A2, A3, A4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो A1 क्या है, तो 15 था हमारा A1, ठीक है। A2 कितना है, 23, और A3 कितना था, 31, A4 कितना था, 39। यही आपका क्या हो गया, AP में हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझाना था, इसीलिए क्या किया मैंने, थोड़ा सा लंबा बनाया, जबकि ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है। आगे समझते हैं कि किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पाइप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग हवा निकाल देता है, ठीक है। तो ये जो हवा है क्या कर रही है, निकाल दे रही है। कितना, तो जितने भी हवा भरे रहेगा उसमें 1/4 का हवा निकाल दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोई मान लीजिए कि कोई बेलन है, इस प्रकार का कोई बेलन है, ठीक है। उसमें एक पाइप लगा हुआ है जो क्या कर रही है, हर वक्त हवा को क्या कर दे रही है, निकाल दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, क्योंकि शुरू का तो हमें कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। मात्रा मान लेते हैं कि 1 है, यानी कि A1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि हर बार हवा क्या हो रही है, 1/4 निकलते जा रही है। तो प्रश्न अनुसार हवा निकलना, हवा कितना निकल रहा है, हवा निकलना कितना निकल रहा है, तो 1/4, यानी A2 कितना हो जाएगा, तो A2 यानी A1 1 था, उसमें से A4 निकल गया, 1/4 निकल गया, तो A2 कितना आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर A3 निकालने जाएंगे तो A3 बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे A + 2D होता है ना, तो ठीक है, A + 2D। देखिए ऐसे नहीं, देखिए A3 बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो पहली बात तो जितना भी A2 है, क्योंकि बोल रहा है कि जितने भी हवा है उसका निकाला जा रहा है 1/4, तो A2 में तो इतना था, इसमें से A3 निकालना होगा, तो हम 3/4 का 1/4 निकलेगा हवा ना। तो ये ऐसे होगा 3/4 - 3/16, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और ये हो जाएगा 4 यानी 12, और ये हो जाएगा कितना, 3। तो ये होगा 9/16। फिर अगली बार अब A1 आपका क्या है, 1, ठीक है। A2 कितना है, तो 3/4। A3 कितना है, तो 9/16। अब इसका D निकालना होगा, तो D बराबर हम निकालेंगे क्या, D बराबर होता है मतलब कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपको क्या है, D निकल जाएगा। तो A2 3/4 - A1 कितना है, 1। इसका अंतर देख लीजिए, तो इसको निकालेंगे तो 3 माइनस कितना, 4 में ये कितना हो जाएगा, 4, यानी -1/4 आ गया, ठीक है। अगला D1 ही हो गया, D2 फिर से निकालना होगा, तो A3 में से A2 माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर तो बराबर होना चाहिए तभी तो AP में होगा, अगर सार्वंतर बराबर नहीं हो तो AP में नहीं होगा। तो A3 कितना है, तो बोलेंगे 9/16, और A2 कितना है, तो 3/4 था। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा कितना, 12। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3/16। अब बताइए D1 तो कुछ और था, ठीक है, और D2 कुछ और है, तो क्या सार्व अंतर अगर बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सार्व अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये वाला जो है बनाया हुआ श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा, AP में नहीं है। अतः लिखिए, अतः श्रेणी, अतः
श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन समझ लेते क्या कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 और बाद में प्रत्येक खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इजी हो गया कि प्रथम खुदाई में कितना लगा था। प्रथम खुदाई के लिए, प्रथम खुदाई मतलब क्या, ए कितना लगा था 150 रुपया। ठीक है, और अगली खुदाई के लिए क्या करें, अब दूसरी खुदाई के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी खुदाई यानी A2, तो इसमें क्या कर रहा है 150 रुपये तो पहले का लग गया है, और D हमेशा कितना बढ़ रहा है इसका, तो 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 200 रुपया। उसी तरह से तीसरी अगला बढ़ते जाएगा, तो तीसरी खुदाई की लागत यानी कि A3, अब जितना भी है 150 रुपया पहले का लगा था, फिर 50 रुपया लगेगा, इसके बाद फिर 50 रुपया लगेगा, तो इसका मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो आप D निकाल लीजिए, तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 200, A1 कितना है 150, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे D1, यहाँ पे D2 निकाल लीजिए, तो A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है 250, A2 कितना है 200, इसको भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 50, यानी कि D1 बराबर ये क्या हो गया D2। अगर सार्व अंतर समान है तो लिखिए कि अगर सार्व अंतर समान है, समान है, अतः ये संबंध एपी में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बचा है, हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।